नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसका डर था मोदी जी को, वही डर अब सामने आने लगा है। और मोदी जी को ये जो डर था, ये विपक्षी एकता को लेकर था कि देश का जो विपक्ष है, अपोजिशन है, वो यूनाइटेड ना हो पाए, क्योंकि विपक्ष के पास 63% वोट है और मोदी जी के पास 37% वोट है। यानी विपक्ष एक हुआ तो बीच मझधार में मोदी जी की नाव पलट सकती। तो सवाल आज का यह है कि क्या 2024 में अगर विपक्ष एक हो रहा है तो मोदी जी की नाव पलटने वाली है। अब मोदी जी का जो प्लान था अपोजिशन यूनिटी को तहस नहस करने का सीबीआई और ईडी के जरिए, उसकी बाद में बात मैं करूंगा। पहले मैं बात करता हूं ऑपरेशन यूनिटी की, राहुल गांधी और नीतीश कुमार का ऑपरेशन यूनिटी। वो ऑपरेशन जो मोदी और शाह को सोने नहीं दे रहा। अब दोस्तों, इस ऑपरेशन यूनिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में ये देश की राजनीतिक धारा को बदलने जा रहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि मोदी और शाह ने जो बिसात बिछाई राजनीति की, चुनाव की, 2024 के फाइनल की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, तहस नहस करने की, सरकार गिराने की, लोगों को जेल भेजने की, तोड़फोड़ करने की, विपक्ष को डिसयूनाइट करने की, ये ऑपरेशन उस बाजी को, उस बिसात को पलटने की कुव्वत रखता है, पोटेंशियल रखता है। और आज इसकी बड़ी कामयाबी के साथ शुरुआत नीतीश ने करी। नीतीश और साथ में तेजस्वी, सीएम बिहार और डिप्टी सीएम बिहार, ये दोनों आज कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में ममता बनर्जी से इनकी मुलाकात हुई। और ममता बनर्जी जो अब तक हाशिए पर बैठी, जो कहीं ना कहीं किनारे बैठी, जिन्हें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से भी परहेज है, पूरे विपक्ष से भी परहेज था, नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को ना सिर्फ मनाया बल्कि उन्होंने ममता से कहलवा भी दिया कैमरे पर कि परहेज खत्म कर दिए हैं और वो अब समूचे विपक्ष के साथ खड़ी हैं और एक ही टारगेट है, बीजेपी को हराना। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। अब मैं बड़ी कामयाबी इसलिए कह रहा हूं कि जो कांग्रेस यानी राहुल गांधी, गांधी परिवार और ममता बनर्जी में जो एक ज़माने की जो उनके रिश्तों को लेकर बर्फ़ जमी थी, उसको पिघलाने में आज नीतीश कामयाब हुए हैं। और यही नहीं, नीतीश कहीं ना कहीं उस दूरियों को ख़त्म करने में भी वो सफल हुए। और यही नहीं, कलकत्ता के बाद उनका जो जहाज़ था लखनऊ में लैंड किया और शाम होते होते जिस प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी आ गई थी, उसी प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव भी आ गए। वही अखिलेश यादव जो थोड़ा सा झिझक रहे थे कांग्रेस के साथ जाने में, यूपीए के साथ जाने में, उन्होंने भी कह दिया कि हम एक हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। अब दोस्तों, मोदी जी जो आज केरल में हैं और अमित शाह जो कर्नाटक में हैं, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अखिलेश को एक प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार के साथ देखकर, यूपीए के साथ देखकर, और कांग्रेस और इन नेताओं के बीच जो पिघली बर्फ है, जिस तरह से पिघल रही, कहीं ना कहीं मोदी और शाह वाकई बेचैन है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो राजनीतिक बिसात है उसको पलटने की जो कुव्वत है वो इस ऑपरेशन यूनिटी में है। और इस पर हमारे आज के एक्सपर्ट, जाने माने पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट एनके सिंह एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। टोटल जो वोट्स कास्ट होते हैं, अगर आप देखें, 100 आदमी पोलिंग स्टेशन पे जाता है और बटन दबाता है, तो उसमें सिर्फ 37 ही तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं या बीजेपी को देते हैं। तो 37 के बाद जो 63 लोग थे, या यूं कहिए हर 3 में 2 ने मोदी को वोट नहीं दिया। अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन यूनिटी है, ये एक गेम चेंजर क्यों है? ये राजनीति को क्यों बदलने जा रहा है और क्यों
अमित शाह और मोदी की जो नींद है वो उड़ी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक ये जो 63% वोट था अपोजिशन के पास, जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा था, ये आपस में ही बटा हुआ था, आपस में ही बिखरा हुआ था। और अपोजिशन यूनिटी से ये एक हो सकता है। अगर आप मौजूदा स्थिति देखें या कुछ वक्त पहले की स्थिति देखें तो राहुल गांधी एक तरफ थे, उनके साथ नीतीश थे, तेजस्वी थे, उनके साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार थे, उनके साथ येचुरी भी आप कह सकते हैं। एक यूपीए था और सामने विपक्ष के कुछ और नेता थे, जिसमें ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती, जिसमें केसीआर और केजरीवाल, ये थे तो विपक्ष में, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं थे, यूपीए के साथ नहीं थे। और यही स्थिति सूट कर रही थी मोदी और शाह को। इसीलिए वो तरह तरह के ऑपरेशन और बार्गेन वो कर रहे थे सीबीआई और ईडी की मदद से। कभी डरा देते थे मायावती को और कभी डरा देते थे शरद पवार को। ये जो स्थिति थी, इस स्थिति को किसी तरह से पलटने की कोशिश करिए नीतीश कुमार ने। अब अभी तक जो चाणक्य की, बीजेपी की जो चाणक्य, उनकी जो रणनीति थी वो ये थी कि मायावती और अखिलेश को डराने की कोशिश हो रही थी सीबीआई के ज़रिए, ईडी के ज़रिए। इसी तरह से शरद पवार, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अडानी से मुलाकात करी या अडानी के फेवर में बयान दिया, उनको भी कहीं ना कहीं डराया जा रहा था कि या तो जेल भेज देंगे या आप ऐसा करिए। तो ये जो बार्गेन टैक्टिक्स चल रही थी, जो बार्गेन की जो राजनीति हो रही थी, डराने की, धमकाने की, सौदा करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश या पहल नीतीश कुमार ने की। और जाहिर तौर पर उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उसमें उद्धव ठाकरे, सब धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। और ये जो प्रयास है उसको ममता बनर्जी, अखिलेश और आगे चल के शायद मायावती भी समझेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक गेम चेंजर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी और अखिलेश को मनाने में जहाँ वो सफल हुए, केजरीवाल को भी वो मना चुके हैं। केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार, केसीआर से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। और कुल मिलाकर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो ये है कि ऑपरेशन यूनिटी धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, उस मंजिल की तरफ जहाँ पर मोदी की मंजिल ख़त्म होती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, सीधे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। जाने माने पत्रकार हैं, एक्सपर्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स, बिहार, उत्तर प्रदेश, एक गहरी पैठ रखते हैं एनके सिंह। उनके पास चलना चाहिए, क्योंकि आज जो खुलासा है वो आपकी भी आंखें खोलेगा। आखिर तक सुनिएगा, बड़ी खबर है। सिंह साहब, मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार आज ममता बनर्जी से मिले और एक पुरानी फांस कह लीजिए, पुराना कांटा कह लीजिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी को लेकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो अखिलेश को भी मना रहे हैं कि अखिलेश भी मुख्य धारा में आए विपक्ष की, और जिस तरह से थोड़ा सा झिझक के दूर बैठे हुए हैं, अखिलेश को भी मनाने की कोशिश है, जिसमें तेजस्वी की बड़ी भूमिका होगी। उससे पहले केजरीवाल से जब उन्होंने बात करी तो केजरीवाल उनकी बात मान गए नीतीश की, और उन्होंने कहा कि हम सबके साथ हैं। तो वो भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब खबर ये आ रही है कि इस वक्त केरल में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, जो आज कर्नाटक में। इस तरह की खबरें आ रही हैं सत्ता के गलियारों से कि कहीं ना कहीं बेचैनी है शाह और शहनशाह को। मैं ये जानना चाह रहा था कि बेचैनी क्यों है अमित शाह को, मोदी को, ये जो एक नई तरह की यूनिटी दिख रही है। टोटल जो वोट्स कास्ट होते हैं, अगर आप देखें, 100 आदमी पोलिंग स्टेशन पे जाता है और बटन दबाता है, तो उसमें सिर्फ 37 ही तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं या बीजेपी को देते हैं। तो 37 के बाद जो 63 लोग थे, या यूं कहिए हर 3 में 2 ने मोदी को वोट नहीं दिया। अब जो अपोजिशन यूनिटी की आपने बात शुरुआत में कही, ये अगर 3 में 2 आज भी बदस्तूर वो वोट, और मोदी की इस मकबूलियत के बाद कहा जाता है कि साहब ऐसा लीडर और ऐसा, तो पूरा गैल्वेनाइज हिंदू फोर्सेस एक साथ हो गई। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो हर दूसरा जो पोलिंग बूथ पे 3 आदमी जा रहे हैं, हर 2 आदमी ने मोदी को वोट नहीं दिया है। फिर वो गया कहां? मोदी को नहीं दिया, ये बात तो सत्य है, पर वो गया किधर?
यही अपोजिशन यूनिटी का दारोमदार है कि अगर वो है और आज भी है, दो आदमी नहीं दे रहे हैं, तो वो एक साथ मिलके एक फोकस्ड वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसको यहां पे कहते हैं आपके साइकोलॉजिकल साइंस, उसमें साइकोलॉजी में अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, OIU। ये इंडेक्स 100% था जब इमरजेंसी के बाद अपोजिशन यूनिटी हुई थी। जरूरत क्या है, आप 60% कर ले जाए। अगर अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को 60% तक बहाल कर सके। अब यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, केजरीवाल आज तैयार हुए, हर आदमी जान रहा है कि या तो यूनाइट और पेरिश, इसका नारा सिर्फ यही होना चाहिए। नीतीश पता नहीं ये फ्रेज अडॉप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मैंने ये फ्रेज अंग्रेजी का गढ़ा है, यूनाइट और पेरिश। क्योंकि अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो दो चीजें हैं, नरेंद्र मोदी का ये हिंदुत्व जगरनॉट जो चल रहा है कभी भी आपके कास्ट आइडेंटिटीज को सबड्यू कर सकता है। एक बार फिर से राम मंदिर, एक बार सिंबल, और वो शाश्वत चल रहा है पिछले 8 साल से। और 8 क्यों कहिए, 1984 से जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, और ये काउंटर में किसके आया, जो 1984 में ही बसपा बनी, काशी राम ने बामशिप से इसको बदला, DS4 बनाया, DS4 से BSP बनाया। तो यहाँ पे एक तरफ ये दलित एसरसम का प्रोसेस शुरू था, बिहार में माले काफी तेजी से बढ़ रहा था। इस प्रोसेस में हिंदू कंसोलिडेशन का एक सिंबल लेके BHP आई, विश्व हिंदू परिषद, और बीजेपी को उसका पॉलिटिकल कन्वर्जन, जब पालनपुर रिजोल्यूशन हुआ बीजेपी का, तो उन्होंने कहा यहां साहब ये हमारा एजेंडा है, और यहां से ये सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, क्या वाकई नरेंद्र मोदी इतने मकबूल लीडर हो गए हैं? एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते हैं, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस को इससे ज्यादा वोट मिलते रहे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि साहब वो नरसिम्हा राव कोई है, कोई इंदिरा गांधी है और दुनिया का बड़ा लीडर हो गया है। ये सिर्फ हवाबाजी है। थोड़ा सा अगर अपोजिशन और जनता सिर्फ ये कर ले कि हमारा वोट कंसर्टेड पड़ेगा, तो ये पूरा खेल गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसके लिए किसी केजरीवाल को, किसी अखिलेश यादव को, मायावती को, ममता बनर्जी को, इनको यूनाइट और पेरिश इस भाव से आना पड़ेगा कि या तो तुम खत्म हो जाओ, ईडी तुम्हें जेल में रखेगी, या तुम यूनाइट हो जाओ और एक फ्रंट दो ताकि जनता को विकल्प मिल सके। जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। और पहला सवाल जो आपने कहा कि यूनाइटेड और पेरिश, यानी एक हो जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ, या और खत्म हो जाओ, या खत्म हो गए। ये आपकी बात सही है। अगर ये यूनाइटेड और पेरिश यानी एक हो जाओ या खत्म हो जाओ, इसमें से एक को चुनना है, मुझे लगता है कि चाहे KCR हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अक्ल तो धीरे धीरे सबको आ रही है जब वो CBI और ED इन सबके छापों को देख रही है। अगर यूनाइटेड अपोजिशन होती है और राज्यवार, जैसे बिहार में सारी अपोजिशन पार्टियां एक हो गई हैं, बीजेपी की घेराबंदी है, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं बीजेपी की घेराबंदी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी 3 प्रमुख विपक्षी दलों से बनी है, कांग्रेस, शिवसेना और NCP। अगर बाकी राज्यों में भी आपको ऐसी यूनिटी दिखी अपोजिशन की, आपको लगता है कि मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा 2024, शपथ लेना बड़ा मुश्किल होगा आपको लगता है? ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये मोदी का पूरा हो रहा है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम बहुत साफ देख रहे हैं। इसका एक उदाहरण लीजिए। आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सिंह साहब। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हम, ये हमारा सब्जेक्ट है। नहीं, मैं बुरा मत मानिएगा, आप उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, लेकिन जो आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस के पीछे कौन सी गणित है? जो कॉन्शियसनेस पब्लिक की होती है ना, इसमें अचानक गुणात्मक परिवर्तन आता है। जैसे ही उसको विकल्प मिलेगा, आप क्या समझ रहे हैं, आपने कभी सोचा कि जो पोलिंग बूथ पे गए थे उसमें 3 में 2 ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया है? हम इस तरह सोचते ही नहीं है। अब जैसे ही ये विकल्प मिलेगा कि एक पावरफुल अपोजिशन यूनिटी है, और ये होगी कैसे, ताकि मासेस कन्विंस हो, ये किसी अखिलेश के हाथ मिलाने से नहीं होगा कि ममता से जाके उनके घर पे खाना खा लिया। इसके लिए 3 चीजें होती हैं, पॉलिटिकल साइंस में ये
पूरी दुनिया में मानी जाती है। पहला, आप क्यों जा रहे हैं? तो आप जनता को एक बहुत ही वायबल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे, ये समझौता करके कि भाई मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो बेरोजगारी है जिसको मोदी छिपा रहे हैं। मोदी फ्लाईओवर दिखा के, मोदी एक ऐसा हवाई छुपाया जा रहा है जी, तो वो आपको कैमोफ्लेज कर रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे। हम आपको रोजगार देने के लिए ये हमारे पास प्लान है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहला। दूसरा, ये बेसिक्स है, 3 बेसिक्स होते हैं। दूसरा होता है कि आप एक पर्पस हो आपके यूनाइट होने का। तो पर्पस क्या है आपका? आप जनता को बताएं कि हम आपको ये दे रहे हैं और ये आपको नहीं दे रहा है, ये उनको कन्विंस करना। ये दूसरा एक इंग्रेडिएंट होता है। और सबसे बड़ा होता है आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि कभी आपस में हम लोग अगर गलतफहमी हो तो इसको दूर कैसे करें। अब ये होगा कैसे? ममता बनर्जी 4 वोट यूपी में नहीं दिलवा सकती किसी अखिलेश को। कोई अखिलेश केरल में 3 वोट उसको नहीं दिलवा सकता कांग्रेस को। तो फिर ये समझौता क्यों होगा और उसका आधार क्या होगा? बिल्कुल होगा। आज बुरे दिन में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो रही है, बहुत बुरी स्थिति है। कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं? आज गिरी स्थिति में 12 करोड़ वोट है कि नहीं कांग्रेस के पास? अगर मोदी के पास 23 करोड़ है, बल्कि ज्यादा सही कहिए तो 22 करोड़ 95 लाख वोट है, तो कांग्रेस के पास भी 12 करोड़ है, 19% वोट है। लिहाजा और इतने ये सारे जो रीजनल फोर्सेस हैं, सारे के जोड़ के नहीं होते हैं 12 करोड़ जितना कि कांग्रेस का अकेला है। तो लोकसभा के लिए जब आप चुनाव लड़े तो ये फॉर्मूला बने कि लोकसभा में 2 सीटें कांग्रेस की, 1 सीट वहां की जो रीजनल पार्टी कोalition में आ रही है। और ये उल्टा हो जाए जब आप राज्य का चुनाव लड़े। बताइए कितना सिंपल होगा कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज नहीं होंगी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का एमपी जाएगा, राज्यों में आपकी सरकार रहेगी। सिंपल यही तो करना है आपको। जहां तक मैं आपको समझा, आपने कहा कि जो आंकड़ा है 63% वोट अभी भी मोदी के अगेंस्ट जा रहा है और ये वोट विपक्ष के खाते का वोट हो सकता है अगर विपक्ष एक हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब मैं एक दूसरी तस्वीर आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं आपके जरिए कि अगर मोदी जीत जाते 2024 में बहुमत के साथ, मोदी आते हैं, तीसरी बार शपथ लेते हैं, सिपा सलार के तौर पे उनके पीछे नड्डा और अमित शाह खड़े होते हैं, आरएसएस की बैकिंग होती, फिर इस विपक्ष का क्या होगा? 24 के बाद अखिलेश, ममता, केसीआर, केजरीवाल का क्या होगा? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। थोड़ा सा ये गहरा प्रश्न है। देखिए ऐसा है कि मोदी मॉडल को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। मोदी मॉडल में गवर्नेंस का जो ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये गवर्नेंस का अतिकाइजेशन ऑफ गवर्नेंस है। ये एक फ्रेज नया है अंग्रेजी का, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं। ये गवर्नेंस को ही इन्होंने अतिकाइजेशन गवर्नेंस का कर दिया है। अतिकीकरण, अतिकाइजेशन इसको आप कहिए, क्योंकि अति एक सिंबल है। मतलब आपका कहना है कि अतीक मॉडल, बीजेपी का अतीक मॉडल, ये आप कहना चाह रहे हैं? अतीक अहमद मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल यही है ये मॉडल। लेकिन इसमें अतीक उस तरह नहीं दिखाई देता जिस तरह दिखाई, ये लॉ के पीछे छिपा होता है। ये गवर्नेंस के मॉडल में आता है और ये लॉ के पीछे छिप जाता है और फिर लॉ के कंधे पे बंदूक रख के वार करता है। ये एक टिपिकल मॉडल है जिसमें कि आप सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स करते हैं। आप उतने ही लेंगे जिससे कि शरद पवार को बेबियाने को मजबूर किया जाए, जिससे किसी ममता बनर्जी, किसी मुकुल राय को कहा जाए कि बोल ईडी भेजे या घर आएगा। तो ये मॉडल जो है ना, ये एक अजीब सा है। जैसे कहते हैं हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आज जो आपका कहने का मतलब है, जो आज केजरीवाल के साथ हो रहा है, या इससे पहले बंगाल में हमने देखा था ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हो रहा था, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आप सेलेक्टिवली ले रहे हैं, लॉ ऑपरेट भी कर रहे हैं तो सेलेक्टिवली आप एक चीज अच्छा, इसमें से कितने केसेस आपके कोर्ट में स्टैंड कर रहे हैं?
कितने आप भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको मैसेज में मलाइन कर दिया कि ये केजरीवाल जिसका यूएसपी ईमानदारी था, देखो ये शराब में क्या किया। जो आप अतीत मॉडल बता रहे हैं बीजेपी का, हम ये मान के चले कि अगर फिर से तीसरी बार शपथ मोदी लेते हैं, गोदी मीडिया उनके साथ है, उनके साथ एक बहुत बड़ा तबका है न्यायपालिका का, वो उनके साथ है, कम से कम लोअर जुडिशरी में अगर आप देखिए, इसी तरह से नौकरशाही उनके कदमों में है, और कॉरपोरेट जो है जिसके पास सारी दौलत है वो भी उनके हाथ में बैठे है। आपको लगता है कि अगर ये सरकार तीसरी बार आती है तो जो रीजनल पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं स्टेट में, जिनका सिर्फ एक तरह से उनका अधिकार क्षेत्र है, ये रीजनल पार्टीज क्या फिर इनका सूर्य अस्त होने लगेगा देखिए ये किस 24 के चीज पे बाद? बेस होती है रीजनल पार्टीज? ये बेसिकली क्या है, या तो लिंग्विस्टिक या कास्टिस्ट, ये कास्ट के आधार पे है, लैंग्वेज के आधार पे है, और या फिर जैसे ममता बनर्जी है, ये एक कम्युनिस्टों का जो हाई हैंडेडनेस था उसके काउंटर में आई। अरविंद केजरीवाल एक करप्ट सिस्टम के एपिटोप को काउंटर करने के ईमानदार पॉलिटिकल आंसर के रूप में आए। ये दो चीजें हैं, इन दोनों को हाफ हिट कर दीजिए। बाकी जहां तक कास्ट वाले पार्टियां हैं रीजनल, उन पार्टियों का अस्तित्व इसलिए कि ये यूनि लीडर पार्टीज हैं। इसमें से अधिकांश देखिए पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। आज कम्युनिज्म खत्म हो गया, खास करके सीपीआई आज नेशनल पार्टी नहीं रही, लगभग मार्जिनलाइज हो गई है। यहाँ पे ममता बनर्जी और इसके अरविंद केजरीवाल को यह सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे यूएसपी पे हमला कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने अभी हाल के दौर में राहुल गांधी ने मोदी को वहां हमला किया है जो मर्मस्थल है मोदी का। मोदी का यूएसपी ऑनेस्टी था। जब आपने अडानी का दिखाया इमरजेंस और उसमें बताया कि किस तरह पॉलिटिकल नेक्सस से ये हुआ है, तो वो मोदी को काफी तकलीफ देता है, क्योंकि वो फिर यूएसपी खत्म हो जाएगा। और मोदी ब्रांड की जो पॉलिटिक्स होती है, ये अगले केजरीवाल पॉलिटिक्स, ये सिर्फ अपनी यूएसपी पे चलती है। जैसे ही आप उस पे हमला कर देंगे और कन्विंसिंगली कर देंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो मोदी को ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा मोदी के लिए और कुछ नहीं, आप हिंदुत्व पे हमला करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर से किसी दाढ़ी वाले को कहीं अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद को किसी को पकड़ लेंगे और मार देंगे। उससे वो जनता जो बहुत कुछ नहीं जानती है, बेटे को रोजगार नहीं मिला है, वो खुश हो जाएगी। लेकिन जब आप ये बताएंगे कि ये नेक्सस कितना बड़ा है किसी अडानी का पावर स्ट्रक्चर में, तब ये हमला बड़ा घातक होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी अपोजिशन को वो सलाहियत नहीं है, वो शऊर नहीं है कि वो इस तरह के हमले कर सके। राहुल गांधी ने पहली बार किया है, जाहिर है राहुल गांधी पे हमले बढ़ेंगे। जी, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि समय भी हो रहा है। अंतिम सवाल ये है, आपको लगता है कि जो ब्रांड मोदी है, जो मोदी की एक छवि बनी थी 2014 में और 19 तक वो एक पीक पर पहुंची, शबाब में पहुंची, वो जो ब्रांड मोदी है वो क्या आपको लगता है फीका पड़ रहा है? मोदी का जो जादू है उसका असर कम हो रहा है? क्या वो आपको ब्रांड ये फीका होता दिख रहा है? एक जमाने में नेहरू भी डार्लिंग ऑफ मासेस थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस 1960 काल हुआ, उसके बाद से 67 के इलेक्शन में आपने देखा कि रीजनल फोर्सेस 10 राज्यों में एसपीडी गवर्नमेंट बनी। तो ये होता नहीं, ये जो अचानक उभरता है ना किसी यूनि लीडर के इमेज पे, ये कब नीचे आ जाएगा, ये इसकी गणित अभी तक किसी ने समझी ही नहीं है। ये किसी दिन भी मोदी का अचानक नीचे आएगा और तब समझ में आएगा, अरे जनता अचानक, आप इमरजेंसी याद कीजिए किस तरह जनता ने नाराजगी दिखाई थी। अभी जिस तरह का आप मोदी की मकबूलियत देख रहे हैं, एक कन्विंसिंग अप्रोच हो जाए कि नहीं अडानी इनके नेक्सस क्या है और यूएसपी पे वो हमला कर दे, अगले दिन मोदी का ये जो इकबाल आप देख रहे हैं कि भाइयों बहनों और कुछ भी कह ले रहे हैं, वो अगले दिन खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये है कि इसके टूल्स जो होते हैं जनता को कन्विंस करने के, क्या अपोजिशन उन टूल्स को अप्लाई कर पा रहा है? मुझे लगता है कि अभी वो शऊर नहीं है कि वो प्रॉपर टूल्स अप्लाई कर पाए। थोड़ा बहुत राहुल गांधी ने किया है जिसका असर अब दिखने लगा है। कहाँ कर्नाटक में दिख भी रहा है।
सिंह साहब, आप आए और आपने रोशनी डाली उन सवालों पर जिनके जवाब आज की तारीख में हमें अखबार से नहीं मिलता, जिनका जवाब आज की तारीख में हमें गोदी मीडिया के चैनल से नहीं मिलता। उस पर आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हमारे ऑडियंस को आप इसी तरह से कहीं ना कहीं प्रकाश डालेंगे उन अंधेरों पे जो आज हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।